चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा की बात करने वाले हैं। ये वैसे बीए की क्लासेस चल रही हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर की सीसीएस यूनिवर्सिटी की, यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। लेकिन ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे टीजीटी के हों, चाहे पीजीटी के हों, चाहे नेट जेआरएफ के लिए हों, उनके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं लिटरेरी टर्म्स। तो आज जो हम लिटरेरी टर्म्स सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लैशबैक। आखिरकार फ्लैशबैक हम किसे कहते हैं, फ्लैशबैक का ड्रामा में किस प्रकार यूज किया जाता है। इसके अलावा पोइट्री में भी इसका प्रयोग होता है, तो पोइट्री में किस प्रकार होता है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा फ्लैशबैक शब्द का प्रयोग हम क्या है कि फ्लैशबैक का प्रयोग हम अपने सामान्य बोलचाल में भी करते हैं। अच्छा, फ्लैशबैक को अगर हम शुद्ध हिंदी में बोलना चाहें तो फ्लैशबैक का मतलब होता है पूर्व में कोई घटित हुई घटना, उसको हम फ्लैशबैक कहते हैं। यानी कोई घटना जो पूर्व में घटित हो चुकी है उसी को फ्लैशबैक कहते हैं। इसके अलावा फ्लैशबैक को आप कैसे समझ सकते हैं व्यवहारिक तौर पर। अगर व्यवहारिक तौर पर आप समझना चाहें फ्लैशबैक को तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा कोई फ्रेंड है आपका, आपने उससे मदद मांगी और उसने आपकी मदद नहीं की। इसके अलावा पता चला अब उसको मदद की ज़रूरत पड़ी, वो और आपसे आकर के मदद मांग रहा है। उसके बाद में आप उसको फिर याद दिलाते हैं उसकी जो पास्ट में घटना घटित हो चुकी है, जो उसने मदद नहीं की थी आपकी। आप कहते हैं कि भाई मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। वो पूछता है अभी क्यों नहीं करोगे, कि फ्लैशबैक में जाओ क्या हुआ था। तो उसके बाद क्या है, वो सोचता है कि भाई हाँ भाई मतलब ऐसा हुआ है, तो वो नहीं भी याद आता है तो तुम उसको याद दिलवाते हो कि तुम्हें पता है मुझे जब उस चीज़ की ज़रूरत थी मैंने तुमसे मदद मांगी थी और तुमने मुझे नहीं दी। उसी को जो है फ्लैशबैक कहते हैं। और फ्लैशबैक का यहाँ पर क्या मतलब है, फ्लैशबैक का यहाँ पर मतलब है पास्ट में कोई घटित हुई घटना का वर्णन करना, उसी को हम जो है फ्लैशबैक कहते हैं। इसके अलावा फ्लैशबैक की हम बात करें तो फ्लैशबैक एक ऐसी चीज़ है, पास्ट में कोई घटना घटित होती है और उसे फिर प्रेजेंट से जोड़ा जाता है। यानी पास्ट में कोई घटना घटित हुई, उसका वर्णन को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट की घटना से जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, मान लीजिएगा वो तो घटना पास्ट में घटित हो चुकी है, आपके दोस्त ने मदद नहीं की। इसके अलावा जब उसकी मदद की बारी है, वो अब आपके पास आया, तो वो प्रेजेंट में घटित होने वाली मदद वाली अब घटना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पास्ट की घटना का जिक्र कर दिया और उसके बाद में जब प्रेजेंट पे लाके छोड़ते हैं कि अब बताओ मैं अब तुम्हारी कैसे मदद करूं, जब तुमने मेरी मदद नहीं करी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैशबैक कहते हैं। लेकिन ड्रामा में क्या होता है जरा पढ़ करके देखते हैं। फ्लैशबैक इज एन इंटरप्शन ऑफ द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस सच एज फिल्म और अ लिटरेरी वर्क ऑफ एन इवेंट ऑफ अर्लियर अकरेंस। क्या मतलब है, फ्लैशबैक इज़ एन इंटरप्शन। ये क्या होता है, इंटरप्शन होता है। एक इंटरप्शन बोलते हैं एक प्रकार से रुकावट को। ये एक रुकावट है ऑफ द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, यानी जो एक क्रम में चलता है ना, एक क्रम में जो सीरीज चलती है उसका उसके बीच में क्या है, एक रुकावट है। सच है जैसे फिल्म और अ लिटरेरी वर्क ऑफ एन इवेंट, किसी घटना का कोई साहित्यिक रचना हो, ऑफ अर्लियर अकरेंस यानी जो पहले घटित हो गई हो, उसका क्या है, ये एक इंटरप्शन है। यानी क्या मतलब इन लाइनों का, इन लाइनों का मतलब है मान लेगा फिल्म चल रही है तो पता चला कि आप देखते हैं फिल्म चल रही है, उसके बाद में क्या होता है, तुरंत ही कहानी को जो मान लेगा डायरेक्टर वगैरह है, जो प्रोड्यूसर है जिसने सेट की कहानी को क्या करता है, वो फ्लैशबैक में ले जाता है कि भाई इतने साल पुरानी बात है, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे हुआ था। उसके बाद में ला करके तुमको प्रेजेंट में छोड़ता है कि अभी ये यहाँ से कहानी ये हो रही है कि पहले ऐसा था। जैसे आपने अनेकों मूवी देखी होंगी कि भाई ये पहले आदमी ऐसा नहीं था, ये तो अब बना है स्थिति में। अन्य इसका बड़ा खुश परिवार हुआ करता था, ये आज जैसे वीरान पड़ा, या फिर आज ये इतना गुस्से में है। ठीक है, बहुत कहानियाँ आपने देखी होंगी इस तरीके से फ्लैशबैक की, कि भी इसके मान लीजिएगा आपने देखा होगा ज़्यादातर हीरो के लिए फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि भी मान लीजिएगा कि ये व्यक्ति जो है आज तुम जैसा देख रहे हो ना, डाकू गुंडा, ये भी नहीं, इसका भी हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, इसके भी बीवी बच्चे थे, लेकिन जो विलेन है उसने मार दिया, इस तरीके से घटना घटित हुई। उसके बाद में ला करके प्रेजेंट पे छोड़ा जाता है आपको कि अब ये मामला है, जबकि तो ये क्या कहलाता है, ये इंटरप्शन कहलाता है, रुकावट है। किसके बीच में, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के बीच में। क्यों, क्योंकि मान लीजिएगा क्रम के अनुसार वो तो चल रहा था, कहानी तो चल रही थी, लेकिन बीच में तुरंत ही हम क्या ले, एक फ्लैशबैक ले आए, यानी उसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो पास्ट में घटित हो चुकी है, और पास्ट की घटनाओं का वर्णन करके तब हम उसे जो है प्रेजेंट में ला करके छोड़ते हैं। तो उसी को हम जो है फ्लैशबैक कहते हैं। ये क्या, एक इंटरप्शन है। और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यानी जो तिथिवार एक क्रम लगा होता है, क्रोनोलॉजिकल होता है तिथिवार, जो घटनाओं का क्रम होता है, और सीक्वेंस तो सच एज फिल्म में होता है और ऐसा लिटरेरी वर्क में भी होता है। फिल्म में तो होता ही होता है जो आप जनरल बेस पर देखते हैं,
इसके अलावा जो साहित्यिक वर्क जो आप पढ़ते हैं ना उसमें भी ऐसी कहानी मिलती है, ठीक है। आपको जब आप साहित्यिक वर्क पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा में फ्लैशबैक का कैसे प्रयोग होता है, तो जब साहित्यिक वर्क आप पढ़ रहे होते हैं, साहित्यिक रचना किसी की पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें भी आपको बीच बीच में जो है, मान लो कहानी चल रही है और बीच में तुमको फिर फ्लैशबैक में तुरंत जो राइटर है, लेखक है, तुमको ले जाता है कि भी इसके ये जो आज यहाँ पर ये ऐसी घटना घटित हुई है, इसके पहले की कहानी ये है। जैसे कि फ्लैशबैक टेक्निक का प्रयोग आप किस में देख सकते हैं, फ्लैशबैक टेक्निक का प्रयोग आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आपने विलियम शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ा हो, उसमें आप देख सकते हैं कि मान लीजिएगा कैसे फ्लैशबैक टेक्निक है, यानी जो किंग हैमलेट उसको मार दिया गया है, ठीक है, तो उसके में आप देख सकते हैं। इसके अलावा व्यवहारिक तौर पर आप देखना चाहें फ्लैशबैक को तो आप देख सकते हैं, बाहुबली मूवी मुझे लगता है सबने देखी होगी। तो बाहुबली मूवी में क्या है, फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मान लीजिएगा पार्ट 2 आया था, तो पार्ट 2 में भी क्या है, फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल है, ठीक है। बाहुबली द कंक्लूजन जो मूवी आई थी उसमें फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल किया है कि मान लीजिएगा जो बाहुबली है उसके पिता को मान लीजिएगा मार दिया जाता है, तो वो पिछले की घटनाक्रम को दिखाया जाता है, उसके बाद में प्रेजेंट की सिचुएशन पे ला करके आपको छोड़ दिया जाता है कि सभी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पर कटप्पा भी है, जैसे कटप्पा उसको पहचान लेता है, ठीक है। तो उसी तरीके से उसी को हम मतलब फ्लैशबैक कहते हैं, जो पहले में घटना घटित हो चुकी है उसका वर्णन किया जाता है और उसको प्रेजेंट में ला करके छोड़ दिया जाता है, उसी को हम फ्लैशबैक कहते हैं। आगे देखते हैं तो व्यवहारिक तौर पर समझ आता है इसका। अब हम वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। फ्लैशबैक इज एन इंटरप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बैकग्राउंड और कंटेस्ट टू द करंट इवेंट्स और ऑफ अ नैरेटिव। क्या मतलब है, फ्लैशबैक इज एन इंटरप्शन, वही बात है, ये एक रुकावट होती है ऑफ किसकी, पास्ट इवेंट की, यानी जो पास्ट में घटनाएं घटित हो चुकी हैं। इसके अलावा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बैकग्राउंड, और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि एक बैकग्राउंड दिया जा सके, कंटेस्ट या फिर कुछ संदर्भ दिया जा सके टू द करंट इवेंट्स, यानी जो मौजूदा घटना है उसके लिए, ऑफ अ नैरेटिव, एक मतलब वर्णन का, यानी वर्णन का जो मतलब घटना है करंट की सिचुएशन उसके लिए संदर्भ दिया जा सके, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, मान लीजिएगा बाहुबली में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पता चला, आपने देखा होगा कि मान लीजिएगा जो कटप्पा है वो मतलब उसको बाहुबली को पहचान ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसको नहीं पहचान पा रहा, लेकिन बाद में फिर फ्लैशबैक में वो कहानी चलते वो सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, तुम उसके बेटे हो और ऐसे ऐसे मामला है, ठीक है। तब जाकर उसको पता चलता है कि अच्छा ये मामला है और मैं किसको छुड़ा करके लाया, मैं तो अपनी माँ को ही मतलब भल्लाल देव के चंगुल से छुड़ा करके लाया हूँ। तो उस तरीके से मतलब जो है हमें पास की घटना का वर्णन किया जाता है और उसे प्रेजेंट में ला करके छोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं, बाय यूजिंग दिस टेक्निक राइटर अलाउज हिज रीडर टू गेन इंसाइट इनटू कैरेक्टर्स मोटिवेशंस एंड प्रोवाइड अ बैकग्राउंड टू अ करंट कन्फ्लिक्ट। क्या मतलब है, यानी बाय यूजिंग दिस टेक्निक, इस टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जो फ्लैशबैक टेक्निक है, राइटर अलाउज वो क्या करता है, मतलब ये करता है रीडर के लिए ताकि वो गेन प्राप्त करे, इंसाइट इनटू कैरेक्टर्स मोटिवेशन, ताकि वो जो कैरेक्टर है उसके उद्देश्य को वो पहचान सके, ठीक है, उसके उद्देश्य को, उसके पर्पज क्या है, एंड प्रोवाइड, और वो हमें प्रदान करता है बैकग्राउंड, एक मतलब पीछे का बैकग्राउंड टू करंट कन्फ्लिक्ट की, जो करंट का कन्फ्लिक्ट है वो इसलिए हो रहा है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिएगा डायरेक्टली मूवी स्टार्ट हो रही है, पता चला कि एक मान लीजिएगा हीरो है और वो मान लीजिएगा एकदम विलन टाइप में, मतलब उसने हुलिया बना रखा है, वो मतलब सभी को मार रहा है। इसके अलावा पता चलता है कि एक हीरोइन आती है, वो कहती है भाई तो कितना रूड है, कितना बेकार है। तब मान लीजिएगा कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बताता है कि भाई घटना की बात सुनो, बात ऐसी है कि आज जो ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये करंट का जो कन्फ्लिक्ट है, यानी जो करंट का द्वंद्व है, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं द्वंद्व को, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कन्फ्लिक्ट की। तो मतलब ये जो द्वंद्व हो रहा है, ये जो आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये जो आप जिसको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हो, ये भी कभी मतलब बड़ा ही सज्जन मतलब व्यक्ति हुआ करता था और इसके बीवी भी बच्चे थे, इस तरीके से मतलब कहानी का वर्णन किया जाता है। तो मतलब करंट कन्फ्लिक्ट पर ला करके हमें मतलब छोड़ा जाता है, हमें पता चलता है इसी टेक्निक के द्वारा, फ्लैशबैक टेक्निक का, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट है आपका, तो आगे है आपका मतलब ड्रीम सीक्वेंसेस एंड मेमोरीज आर मेथड्स यूज्ड टू प्रेजेंट फ्लैशबैक्स। अच्छा, ये जो मान लीजिएगा फ्लैशबैक को प्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, जैसे मान लीजिएगा कोई ड्रीम सीक्वेंसेस हैं, यानी कोई स्वप्न के मतलब कोई क्रम है, कोई घटना है, एंड मेमोरीज कोई यादें हैं, आर मेथड्स वो एक तरीके हैं यूज टू प्रेजेंट फ्लैशबैक्स, ताकि मतलब फ्लैशबैक को प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि फ्लैशबैक कब बनेगा, जब मान लीजिएगा मूवी में कोई पीछे की बातें सोच रहा है, स्वप्न देख रहा है, तो तुरंत कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, उसी को मतलब मतलब ये प्रयोग होता है। इसके अलावा
आगे द बाइबल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फ्लैशबैक एग्जाम्पल्स। यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जो बाइबल है वो एक अच्छा मतलब एग्जाम्पल है किसका, फ्लैशबैक का। क्योंकि बाइबल में भी क्या है, पुरानी घटनाओं का जिक्र मिलता है, यानी फ्लैशबैक में कहानी जाती है, तब उसको तुमको करंट सिचुएशन पर ला करके छोड़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आगे आर्थर मिलर्स की है एक वर्क है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन यूजेस फ्लैशबैक टू नैरेट विली लेमॉन्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट। यहाँ पर भी क्या है, इसमें एक कैरेक्टर है विली लेमॉन्स, उसकी यादों को मतलब जो है बताया जाता है किसके द्वारा, फ्लैशबैक टेक्निक के द्वारा ही। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। इसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है, ये एक पोइट है। ठीक है, अमेरिकन पोइट है। इन इस पोयम इन्होंने क्या किया है, बर्चेज में एम्प्लॉयज द डिवाइस ऑफ फ्लैशबैक, ये भी फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इसमें होता है पोइट्री में वो थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा और आगे देखना चाहें तो द यूज ऑफ फ्लैशबैक इज टू कन्वे टू द रीडर इन्फॉर्मेशन। इसका क्या उद्देश्य होता है, एक मतलब इन्फॉर्मेशन, एक सूचना देना रिगार्डिंग द करेक्टर्स बैकग्राउंड, करेक्टर के बैकग्राउंड के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मैं बार बार तुमको वही एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुमको एक माइंड में आइडिया फीड हो जाए कि फ्लैशबैक क्या है। मतलब वही है बाहुबली में, मतलब उसका करंट बैकग्राउंड का मतलब रिगार्डिंग करंट बैकग्राउंड, यानी जो आज का बैकग्राउंड वो ऐसा क्यों है कि पिछले क्या रहा है, इसलिए ऐसा फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल होता है, यानी करंट की बैकग्राउंड, करंट की स्थिति को दिखा जा सके तुम अब फिलहाल में ये इसलिए हो, ऐसे हो। मान लेगा बाहुबली उतना ताकतवर क्यों है, या फिर उसे अपने माँ को बचाने के प्रति ऐसा लगाव क्यों है, क्योंकि ऐसी घटना घटित हो चुकी है और वो ऑटोमेटिकली अब ये मान लो भाव आएगा ही, वो अपनी माँ को पहचान पाएगा। इसके अलावा माँ ने तो उसको पहचान लिया, लेकिन अब वो माँ को नहीं पहचाना, तो लेकिन जब फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको बताता है जो कटप्पा है, तब उसको मतलब पता चल जाता है। तो इस तरीके से, ठीक है, इसी को हम जो है क्या कहते हैं, फ्लैशबैक टेक्निक कहते हैं, यानी पिछली घटनाओं का वर्णन करना। और ये एक जो मूवी चल रही होती है या फिर कहानी चल रही होती है, बीच में एक इंटरप्शन के रूप में काम करता है, एक रुकावट के रूप में। और इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि मतलब एक बैकग्राउंड दिया जा सके, संदर्भ दिया जा सकते करंट की घटना के लिए जो नैरेट हो रही है। और रीडर को इसलिए हमें ऐसा बताया जाता है रीडर के लिए, ताकि जो है उसको एक क्या है प्रोवाइड, मतलब बैकग्राउंड का पता चल सके और करेक्टर के उद्देश्यों का, मोटिवेशंस का पता चल सके, करंट कन्फ्लिक्ट यानी जो प्रेजेंट में जो द्वंद्व चल रहा है। इसके अलावा अगर देखो पोइट की बात करें तो पोइट इसे किस तरीके से इस्तेमाल करता है। पोइट की अगर हम बात करें तो पोइट एंड फ्लैशबैक, पोइट क्या किस रूप से मतलब करता है, फ्लैशबैक कन्वेज एन आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। फ्लैशबैक में क्या है, जो अगर पोइट होगा वो क्या करता है, पोइट का थोड़ा अलग यूज करता है, वो अपनी खुशियों को बारे में मतलब एक आइडिया मतलब बताता है, दैट द पोइट एंजॉयड इन द पास्ट, जो उसने पास्ट में आनंद लिया है, बट प्रेजेंटली डज नॉट एंजॉय दोज प्लेजर्स, लेकिन अब उनका आनंद नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ पर फ्लैशबैक टेक्निक का पोइट इस रूप में इस्तेमाल करते हैं कि पास्ट में जो सब कुछ था वो तो ठीक था, लेकिन अब प्रेजेंट में स्थिति मतलब जो खुशियाँ हैं वो उसका मैं आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो पोइट्री में इस तरीके से इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं, इसके अलावा करेक्टर एंड फ्लैशबैक के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है। पोइट यूजेस फ्लैशबैक टू कंट्रास्ट अ करेक्टर्स अनहैप्पी सर्कमस्टेंस, ये पोइट के उसमें दिया है संदर्भ में, यानी पोइट्री के संदर्भ में यूज है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ड्रामा के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक तुमको एक छोटे रूप में समझाने की कोशिश की कि पोइट्री में किस रूप से इस्तेमाल होता है। तो पोइट्री में वही बात है कि करेक्टर की क्या है, अनहैप्पी सर्कमस्टेंस, यानी जो अप्रसन्न परिस्थितियाँ हैं इन द प्रेजेंट टू द हैप्पी डेज ऑफ हिज पास्ट, यानी उसको बताया जाता है मतलब प्रेजेंट में टू द हैप्पी डेज ऑफ हिज पास्ट, किसकी तुलना करके कि भाई पास्ट में इसके जो दिन थे वो तो खुशी वाले थे, लेकिन अब करंट की जो इसकी सर्कमस्टेंसेस हैं, करंट की जो परिस्थितियाँ वो कैसी अनहैप्पी हैं, इसी को हम जो है फ्लैशबैक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वह है आपका फोइल। आखिरकार फोइल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ड्रामा में, फोइल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, फोइल का क्या मतलब है। तो ये भी क्या है, ये भी एक लिटरेरी टर्म है ड्रामा की। और फोइल का क्या मतलब है, अगर देखो फोइल को हम शुद्ध हिंदी में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखो सिनोनिम्स ऑफ क्या है, फोइल दिया हुआ है, इसके समानार्थी शब्द दिए हुए, जैसे एंटीपोड यानी प्रतिध्रुव, ठीक है, कॉन्ट्रेरी यानी विरोधी, ये सब इसी के ही मतलब सिनोनियम है। तो फोइल का मतलब एक प्रकार से मान लो कि वो विरोधी होता है, वो विपरीत होता है, उल्टा होता है आखिरकार। लेकिन इसका ड्रामा में क्यों प्रयोग किया जाता है, यानी ड्रामा में इसका हम क्यों प्रयोग करते हैं फोइल का। तो फोइल का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं, यानी फोइल एक करैक्टर भी होता है। ठीक है, फोइल का मतलब एक करैक्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है फोइल को, यानी करैक्टर को दिखाया जाता है कि ये कैसा करैक्टर है, ये फोइल करैक्टर, उसका नाम होता है फोइल करैक्टर। लेकिन उसका फोइल करैक्टर नाम क्यों रखा जाता है, उसका फोइल करैक्टर नाम हम इसलिए रखते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं, और उन कमियों के आधार पर ही हम जो मेन उसमें
प्रोटैगनिस्ट है, मेन उसमें जो करेक्टर है उसको हम चमकाना चाहते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को चमकाना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं मतलब बिना बताए कि ये हीरो है। जैसे कि आपने देखा होगा, हालांकि देखो हीरो का तो वैसे पता चल जाता है, लेकिन मान लीजिएगा जब कहानी चल रही है लिखित रूप में उसका थोड़ा कम पता चलता है, वहाँ पे हम कम टेक्निक इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन मान लीजिएगा जब लाइव कोई चीज़ चल रही है तो ये तो जग जाहिर वैसे ही हो जाता है। पहले ही मान लीजिएगा तुम्हारे मीडिया में आने लगता है कि भैया हीरो कौन है, हीरोइन कौन है और विलन कौन है, ठीक है। इसके अलावा बात बाकी अगर नहीं भी मान लीजिएगा कोई बताता है कि हीरो कौन है हीरोइन कौन है, मान लीजिएगा कोई नया कोई डेब्यू कर रहा है, अब आपको नहीं पता कि भी हीरो कौन है, ठीक है, मान लीजिएगा नहीं आपके जानकारी में आया है, तो उसमें क्या होता है वहाँ पे तो कई सारे टेक्निक हैं इस्तेमाल करने के, बताने के लिए कि भी ये जो है मेन कैरेक्टर है, ये मतलब जो है आपका हीरो है। और उसके लिए क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल होती हैं आपने देखा होगा। पहले नंबर तो शब्दों का चयन उसके लिए ऐसा होगा जो बड़े ही अच्छे ढंग में होगा, क्योंकि विलेन के लिए कड़वे शब्दों का इस्तेमाल होगा तभी आपको पता चलता है कि ये बेकार व्यक्ति है, ठीक है। और जो हीरो होगा उसके लिए जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर अच्छे शब्दों का चयन करेंगे, उसके द्वारा अच्छे काम करवाएंगे, आपको तुरंत पता चलता है कि अच्छा व्यक्ति यही इसका हीरो है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, उसके लिए जो है म्यूजिक भी अलग इस्तेमाल होगा। मान लेगा जो हीरो है उसके लिए म्यूजिक जो ट्यूनिंग अलग बजेगा, इसके अलावा जो विलेन है उसके लिए अलग बजेगा। तो मतलब वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई ये हीरो है और ये आपका विलेन है। लेकिन फोइल कैरेक्टर जब हम राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, मतलब ड्रामा में लिखित रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रामा लिखित रूप में लिखा जाता है, हमारे नाटक जो लिखे जाते हैं उसमें जो फोइल का कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है वो इसीलिए इस्तेमाल होता है ताकि वहाँ पर कंपैरिजन के आधार पर हमें ये पता चल सके कि इसमें जो है मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, यानी मेन कैरेक्टर कौन है, मेन कैरेक्टर मतलब जो हीरो है वो कौन है। तो इसके अंदर कुछ कमियां होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं लेकिन कुछ कमियां भी होती हैं, जो कमियां उसको जो है इसलिए मतलब दिखाता है जो राइटर है, लेखक है, ताकि सही मायने में वो क्या है जो हीरो है उसको चमका सके। क्योंकि हीरो चमक जाएगा कि भी ये तो इस हीरो हो नहीं सकता, मान लो इसके अंदर कुछ क्वालिटी तो है लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां, लेकिन एक हीरो को ऐसा देखा जाएगा जिसके अंदर बिल्कुल भी कमियां नहीं है। तो फॉइल कैरेक्टर को इसलिए ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसकी मतलब क्वालिटीज़ को चमकाया जा सके, उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके कि ये हीरो है। अब जरा पढ़ते हैं, देखते जरा क्या है, क्या मतलब है। समथिंग दैट इज़ अ गुड फॉइल फॉर समथिंग एल्स कंट्रास्ट विद इट एंड मेक्स इट्स गुड क्वालिटीज़ मोर नोटिसेबल। क्या मतलब है, समथिंग दैट इज़ अ गुड फॉइल, यानी एक अच्छा फॉइल मतलब क्या है, वो है फॉर समथिंग उस चीज़ के लिए है, कंट्रास्ट जिसकी तुलना की जाती है विद इट इसके साथ, एंड मेक्स इट्स गुड क्वालिटीज़ मोर नोटिसेबल, इसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं और क्या है उसको क्या बनाया जाता है, नोटिसेबल। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़े से शब्दों का थोड़ा यहाँ पे मतलब चयन रॉन्ग है, इसको सही शब्दों में समझें तो यानी ये है कि फॉइल का इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि जो मेन कैरेक्टर है उसको क्या किया जा सके, उसको नोटिसेबल, उसको चमकाया जा सके। यानी फॉइल का मतलब है फॉइल इज़ यूज्ड इन द ड्रामा, फॉइल का प्रयोग किया जाता है ड्रामा में। कुछ शब्दों के यहाँ पे ये सही चयन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि फॉइल इज़ यूज्ड इन द ड्रामा, यानी ड्रामा में फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या किस लिए किया जाता है, और फॉइल का, और हम क्या करते हैं, वी कंपेयर फॉइल विद अदर करेक्टर, दूसरे करेक्टर के साथ हम इसका मतलब कंपेरिजन करते हैं। और हम ऐसा इसलिए करते हैं टू मेक हिम मतलब मोर नोटिसेबल, हम उसको क्या है मोर नोटिसेबल बनाने के लिए, मोर नोटिसेबल मतलब सबका उस पर ध्यान केंद्रित हो, सब लोग पहचाने कि भैया ये हीरो है, इसलिए हम फॉइल करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फॉइल करेक्टर में कुछ कमियां होती हैं। अच्छा आगे देखते हैं। इन लिटरेचर फॉइल इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है मतलब एक विद्या है, डिजाइन टू इलस्ट्रेट, जिसका मतलब इस्तेमाल करते हैं इलस्ट्रेट और रिवील मतलब उजागर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन कोई सूचना, ट्रेड्स मतलब व्यवहार, वैल्यूज मतलब मूल्य, और मोटिवेशंस मतलब उद्देश्य ऑफ किसके, वन कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर के। यानी इसका इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम किसी एक कैरेक्टर के, उसके व्यवहार के, उसके मूल्य के, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको मतलब उजागर करने के लिए हम ऐसा करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको व्यवहारिक तौर पर समझना चाहें ना फॉइल को, मैं अगर आपको मूवी के माध्यम से समझाऊं तो मैं कुछ इस प्रकार से समझा सकता हूं। जैसे कि मान लीजिएगा आपने बाहुबली मूवी देखा है खूब अच्छे से, उसमें जो मेन कैरेक्टर है आपको पता है कि बाहुबली, इसमें जो हीरो है वो बाहुबली है, लेकिन उसमें जो एक कैरेक्टर है आपका कौन सा है, कटप्पा का। आप देखेंगे कटप्पा जो है वो एक प्रकार से फॉइल कैरेक्टर के रूप में इस्तेमाल हुआ है। क्यों, अब देखिए उसको आप हीरो भी मतलब कुछ जगह कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं भाई, वो भी तो साहसी है, उसके अंदर भी मतलब अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, एक वीर भी है, ठीक है, एक योद्धा भी है, अच्छा खासा योद्धा है, ठीक है, काफ़ी लोगों को मतलब जो है
मदद भी करता है, और प्लस मारकाट की बात है तो किसी से कम नहीं है, ठीक है, खूब पावरफुल है। लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां भी, कुछ दोष भी हैं। कैसे दोष हैं? आपने देखा होगा, वो गद्दी से इतना बंधा रहता है कि उनके आदेश पर ही वो क्या करता है, बाहुबली को मार देता है, यानी बाहुबली का जो पिता रहता है उसको मार देता है। किसके लिए? कि वो पहले के जो उसके पूर्वज उसको जो वचन दे गए थे उसके आधार पर जो है वो मार देता है कि भाई ये राजा बने हुए हैं तो ये जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। तो वो क्या करता है, बाहुबली को मार देता है। तो इसी तरीके से मतलब वो क्या है, फॉइल कैरेक्टर है। बाकी उसमें अच्छी क्वालिटी में जब उसको पता चलता है कि ये मेरे द्वारा गलत हुआ है, जब वो योजना बना रहे होते हैं। और इसके अलावा जो मान लीजिएगा उसमें माहिष्मती है, वो बाहुबली के बेटे को क्या कहती है कि अब जो है ये बनेगा, मतलब जो है इसका वारिस जो बनेगा। तो उस केस में फिर के राजा ये रहेगा, तब उस केस में वो जो है खूब अच्छे से मतलब उनके साथ खिलाफत करता है। तो मतलब उसके अंदर क्वालिटीज़ भी हैं, वो एक अच्छा करैक्टर भी है कटप्पा। तो कटप्पा के प्रति हमें मतलब ज़्यादा मतलब ऐसा बुरा भाव नहीं आता कि भी ये बेकार व्यक्ति है, ठीक है। बस वो बेचारा क्या है, उसके अंदर कुछ दोष है। क्यों? क्योंकि दोष ये है कि वो वचन से बंधा हुआ है। जैसे महाभारत में पितामह भीष्म अपने वचनबद्ध थे, ठीक है, तो उसी आधार पर वो जो है कुछ कमियां कर बैठते हैं। और तो जब कुछ लोग करते हैं तो उनके बारे में गलत तो ज़्यादा कहते नहीं, बस ये है कि भाई हाँ ये बात तो गलत थी भाई। मान लो वचनबद्ध थे, लेकिन फिर भी क्या है, वचनबद्ध भी ऐसा वचनबद्ध क्या होना कि एक स्त्री की सभा में मान लीजिएगा इज्जत को मतलब ऐसे उछाला जा रहा है दुर्योधन द्वारा, तो कम से कम बोलना चाहिए था। तो मतलब वही बात है, उसी को मतलब हम कह सकते हैं कि वो फॉइल को लेकर के जी रहे हैं, वो फॉइल कैरेक्टर को लेकर के जी रहे हैं। अच्छा आगे देखते हैं जरा आप क्या है इस लिटरेरी माध्यम से। थ्रू द कंपैरिजन ऑफ अनदर करेक्टर, मतलब वही है कि यानी दूसरे करेक्टर के द्वारा तुलना करके हमें ये पता लगाया जाता है कि इसके क्या वैल्यू हैं, क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, क्या इसके व्यवहार है। ऐसा इसलिए किया जाता है फुल करेक्टर का इस्तेमाल। आगे है आ लिटरेरी करेक्टर फुल, मतलब आ लिटरेरी फुल करेक्टर सर्व्स द पर्पज ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू द क्वालिटीज ऑफ अनदर करेक्टर। वही बात है जो मैं आपसे कह रहा था, यानी यह लिटरेरी फॉइल करेक्टर, जो लिटरेरी फॉइल करेक्टर है, जो साहित्यिक फॉइल करेक्टर है, जो विपरीत करेक्टर है, सर्व्स वो क्या करता है, प्रदान करता है या सेवा देता है द पर्पज ऑफ ड्राइंग अटेंशन, यानी ध्यान को खींचने के उद्देश्य को, किसके, जो राइटर के द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा, टू द क्वालिटीज ऑफ अनदर करेक्टर। हमें दूसरे करेक्टर की क्वालिटीज़ का हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर ही बढ़िया क्वालिटीज़ है, वही मतलब इसका मेन करेक्टर है, वही इसका हीरो है, ठीक। इसलिए इसका फॉइल करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जो राइटर होता है अपने लेखन में। आगे है फ्रीक्वेंटली द प्रोटैगनिस्ट, और हमें लगातार फिर हमें ये पता चलता चला जाता है कि ये कौन है, ये प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मतलब यही मेन कैरेक्टर है, यही मेन हीरो है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिस इज इफेक्टिव एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कैरेक्टर बाय एम्फेसाइजिंग हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। यानी हमें क्या इससे होता है लाभ, दिस इज इफेक्टिव, ये बहुत ही प्रभावपूर्ण है, एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग, मतलब किसका साधन है, डेवलप करने का, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ करेक्टर, एक करेक्टर की मतलब एक गहराई से समझ को मतलब डेवलप करने के लिए प्रभावपूर्ण है। क्यों? बाय एम्फेसाइजिंग हम क्या करते हैं, जो हिज स्ट्रेंथ, हिज मतलब किसकी, फॉइल करेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, उसकी कमजोरियां को दिखा करके हम मेन करेक्टर के जो है उसको उभारना चाहते हैं, हम उसको दिखाना चाहते हैं ये मेन करेक्टर है, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आ लिटरेरी फॉइल अलाउज, अच्छा नेक्स्ट क्या है, आ लिटरेरी फॉइल अलाउज राइटर टू क्रिएट अ काउंटर पार्ट फॉर द प्रोटैगनिस्ट दैट पुट्स देयर एक्शंस एंड चॉइसेस इन कंटेक्स्ट। मतलब वही है आ लिटरेरी फॉइल, यानी जो लिटरेरी फॉइल है, यानी जो करेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, अलाउज वो इस अनुमति को देता है राइटर को, लेखक को, टू क्रिएट अ काउंटर पार्ट, यानी वो एक काउंटर पार्ट क्रिएट कर देता है फॉर द प्रोटैगनिस्ट, यानी प्रोटैगनिस्ट के लिए एक रास्ता साफ कर देता है कि मतलब ये प्रोटैगनिस्ट है, एंड दैट पुट्स देयर एक्शंस एंड चॉइसेस इन कंटेस्ट, ताकि वो उसके कामों को, उसकी चॉइस को उस संदर्भ में बता सके। अच्छा एज अ लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में फॉइल एंड एंटागोनिस्ट कैरेक्टर सर्व डिफरेंट फंक्शंस इन अ लिटरेरी वर्क। लेकिन एक बात और है, कभी आप ये समझें कि उसके अंदर कुछ कमियां होती हैं फॉइल कैरेक्टर के अंदर, तो ऐसा नहीं कि वो विलन हो गया है। फॉइल और एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब बोलते हैं विलन को, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं सर्व डिफरेंट फंक्शंस, इनके अलग अलग कार्य हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि जो फॉइल कैरेक्टर है वही तुम्हारा विलन है, नो, ही इज़ नॉट एन एंटागोनिस्ट, वो एंटागोनिस्ट नहीं है। एंटागोनिस्ट अलग चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए एंटागोनिस्ट में तो पूरी मतलब कमियां मिलेंगी। कैसे कमियां मिलेंगी? जैसे कि अगर मैं व्यवहारिक तौर पे तुम्हें एग्जांपल देने लगूं तो आप उसी को देख लीजिए। जो भल्लाल देव है और उसका पिता है, वो हर जगह क्या कर रहा है, उल्टे पुल्टे काम कर रहा है। मान लीजिएगा फॉइल कैरेक्टर कौन है, कटप्पा है। कटप्पा से तो बहुत कम हुआ है, कटप्पा से तो बस वो उसके वचनबद्ध की वजह से तो गलत काम हो गया। बाकी जो
वो है भल्लाल देव और उसका बाप है वो हमेशा क्या है उसके खिलाफ, बाहुबली के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो विलेन तो वो है रियल मायने में, इसलिए हम फोइल और एंटागोनिस्ट को एक नहीं कह सकते। फोइल अलग चीज़ होता है, एंटागोनिस्ट अलग चीज़ होता है, इसलिए उनके क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनके अलग अलग कार्य, सबके अलग अलग काम होते हैं। उनका अगर इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें आपके किसी ड्रामा में, किसी मूवी में, तो उसके अलग अलग कार्य हैं। क्योंकि मान लीजिएगा फॉइल करेक्टर का काम क्या है, ताकि वो जो है मेन करेक्टर के करेक्टरिस्टिक्स को, उसकी जो विशेषता है उसको उभार सके। विलेन का क्या काम है, विलेन का काम तो यही है कि वो मेन करेक्टर को परेशान कर सके और कहानी को आगे बढ़ा सके, कन्फ्लिक्ट बढ़ता रहे, क्लाइमैक्स पे जाता रहे, लोगों को पसंद आए, रीडर्स को, पाठक जो है उनको पसंद आए और अंत में जाकर के उसका वो मारा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और आगे क्या समझना, इतना ही आपको मतलब काफ़ी रहेगा, मतलब लिखना है कि फुल करेक्टर क्या है। तुमको एक आइडिया हो गया होगा कि फुल करेक्टर हम किसे कहते हैं। तो फुल करेक्टर का मतलब है यानी एक ऐसा करेक्टर है जो मेन करेक्टर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको निखारने की मतलब मदद करता है। किसकी लिए मदद करता है, एक राइटर के लिए, लेखक के लिए, इसलिए फुल करेक्टर का वो इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल भी हैं फॉइल इन लिटरेरी करेक्टर पेयर्स में, जैसे दे रखे हैं डॉन कीजोट है एंड सेंचो पांजा है, ब्रूटस एंड कैसियस है। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही हेमलेट एंड लेयर्टीज है, अगर आपने पढ़ा हो तो, ये नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे आप। आगे देखते हैं फोर शैडोइंग का क्या मतलब आखिरकार। फोर शैडोइंग को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो फोर शैडोइंग को हम देखें तो ये मान के चलो ये फ्लैशबैक का उल्टा है। फ्लैशबैक का उल्टा फोर शैडोइंग होता है। फ्लैशबैक में तो क्या होता है, पास्ट घटनाओं का जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका वर्णन किया जाता है। फोर शैडोइंग में जो वर्णन किया जाता है वो आने वाली घटना की ओर संकेत दिया जाता है, इसलिए फोर शैडोइंग का इस्तेमाल होता है। फोर शैडोइंग मतलब आने वाले के लिए परछाई दे देना, शैडो दे देना, उसका एक चिन्ह दे देना कि आगे ये होने वाला है। और मतलब हमें मतलब कहानी पढ़ते वक्त या फिर मूवी में, जो अगर कोई डायरेक्टर मूवी बना रहा है, कोई प्रोड्यूसर मूवी बना रहा है, तो वहाँ पर हमें जो है मूवी में अलग अलग तरीके से माध्यम से हमें बता दिया जाता है कि आगे ये होने वाला है। ठीक है, फोर शैडोइंग के माध्यम से। और ऐसा हमें किसी भी चीज़ के माध्यम से इंगित किया जा सकता है कि इसमें ऐसा ये होगा, फ्यूचर में इसमें ऐसा ये होगा, मतलब आगे की कहानी का मतलब हमें पहले से एक अंदेशा होने लगता है, हमें एक संकेत मिल जाता है कि इसमें ऐसा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहूँ व्यवहारिक तौर पर बिल्कुल, तो मान लीजिएगा यहाँ तक कि हमें टाइटल से भी पता चल जाता है, यानी जो टाइटल है ना, टाइटल भी फोर शैडोइंग हो सकते हैं। मतलब जो डायरेक्टर हैं या जो राइटर हैं वो टाइटल भी ऐसा रख सकते हैं जो फोर शैडोइंग हो, जो हमें पहले से संकेत दे दे कि इसमें कहानी ये इस बात की होगी। जैसे मान लीजिएगा कहानी का टाइटल रख दिया बॉर्डर्स। अब बॉर्डर्स मतलब क्या रख दिया भैया, सीमा रख दिया कि भैया बॉर्डर है, ये बॉर्डर मूवी है। अब बॉर्डर मूवी है तो तुरंत आपको आइडिया लगने लगेगा, आपको ख्याल आने लगेगा कि इसमें कहानी किसी की होगी, एक बॉर्डर की कहानी होगी, यानी जो भी कुछ होगा मतलब बॉर्डर पर होगा। और आप देखते हैं कि मूवी में फिर वही सब कुछ होता है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिएगा कहानी का नाम रख दिया जवान। जब जवान नाम रख दिया जाता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि भाई इसमें कोई ना कोई जवान की ही कहानी होगी, यानी जवान का जिक्र ज़्यादा होगा इसमें, यानी जवान शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। तो पहले से आपको अंदेशा होने लगता है। अच्छा, तो फोर शैडोइंग को इस्तेमाल करने के लिए जो राइटर है, लेखक है, वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये बाद में जानेंगे, लेकिन व्यवहारिक तौर पे ये जान लो। जैसे मान लीजिएगा मूवी चल रही है, तो मूवी चल रही है, आपको पहले से ही अंदेशा हो जाता है कुछ चीज़ों का, वो पहले से अंदेशा मतलब आपको दे देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि भाई अब कहानी में ये होने वाला है। जैसे मान लीजिएगा वो किस किस माध्यम से दे देते हैं, जैसे पता चला कोई हीरो की एंट्री हो रही है तो मतलब ट्यूनिंग अलग बजने लगेगी हीरो की, तुरंत आपको पता चल जाएगा। मान लीजिएगा पता चला कोई विलेन है, किसी को मार रहा है, उसके बाद में ट्यूनिंग तुरंत चेंज होती है। ठीक है, मान लीजिए जब पीट रहा है तो ट्यूनिंग अलग है, लेकिन जैसे ही हीरो की एंट्री होने वाले तो तुरंत ही ट्यूनिंग मतलब बदल जाती है, तुरंत साउंड बदल जाता है, म्यूजिक बदल जाता है। तो आपको तुरंत पता चला भाई अब यहाँ पे कुछ होने वाला है, इस विलेन की कुटाई होने वाली है, अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है, हीरो जो है वो आने वाला है। तो इसकी एंट्री होती है, अलग अंदाज में एंट्री होती है, आपको पहले से अंदेशा मिल जाता है कि इस प्रकार से एंट्री हुई है तो इसकी सामने वाले की कुटाई होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसी को कहते हैं फोर शैडोइंग, मतलब संकेत देना। तो फोर शैडोइंग टेक्निक का इस्तेमाल जो है लिटरेचर में भी किया जाता है राइटर्स के द्वारा, लेखकों के द्वारा, क्योंकि कि वो कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं आने वाली घटना के लिए कि आने वाले समय में ये घटित होगा। क्योंकि फ्लैशबैक अलग चीज़ है, फ्लैशबैक में तो घटना घटित हो चुकी है, उनका वर्णन है, लेकिन फोर शैडोइंग में जो है आने वाली घटनाओं के बारे में हमें अंदेशा दे दिया जाता है कि ऐसा होगा आगे। जरा देख ले रहे हैं क्या मामला है। और फॉर शैडोइंग इज अ लिटरेरी डिवाइस, ये क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस है, एक साहित्यिक विद्या, मतलब ये साहित्यिक विद्या ही है सारी की सारी, क्योंकि इनका प्रयोग साहित्य में किया जाता है, साहित्य में लिखने में इस्तेमाल किया जाता है। दैट राइटर यूटिलाइजेज एज अ मीन्स टू इंडिकेट और हिंट टू रीडर समथिंग दैट इज टू फॉलो और अपीयर लेटर इन अ स्टोरी। वही बात है,
यानी द राइटर यूटिलाइज, इसका इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, यूटिलाइज मतलब प्रयोग करता है, एज अ मीन्स एक साधन के रूप में, टू इंडिकेट मतलब इंगित करने के लिए, कुछ हिंट देने के लिए, टू रीडर पाठक के लिए, समथिंग कुछ, दैट इज फॉलो जो कुछ होना है, अपेयर या फिर दिखना है, लेटर इन अ स्टोरी मतलब एक कहानी में जो आगे दिखना है या फिर जो कुछ होना है, घटित होना है, उसके बारे में एक इंडिकेट करता है फोरशैडोइंग के माध्यम से। आगे है फोरशैडोइंग इज एन एक्सीलेंट डिवाइस, ये एक बहुत ही एक्सीलेंट डिवाइस है, बहुत ही मतलब उत्कृष्ट मतलब विद्या है, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस, ताकि एक सस्पेंस क्रिएट किया जा सके, एंड ड्रामेटिक टेंशन फॉर रीडर, और एक नाटकीय टेंशन मतलब दी जा सके किसके लिए, पाठक के लिए, कि थोड़ा सा हिंट दे दिया जाता है, मान लो कोई हिंट दे दिया, उसके बाद में तुम्हारी उत्सुकता ये बनी रहती है इसमें अब आगे क्या होगा, आप देखना चाहते हैं, उसको बने रहते हैं। और ऐसा और किस लिए इस्तेमाल करते हैं ज़रा देखते हैं। इट कैन सेट अप इमोशनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ करेक्टर बिहेवियर्स एंड प्लॉट आउटकम्स, यानी इट कैन सेट अप इमोशनल एक्सपेक्टेशंस, यानी भावात्मक जो मतलब एक्सपेक्टेशंस है, मतलब जो आशाएं हैं ऑफ करेक्टर के, उनको स्थापित कर सकता है ये जो टेक्निक है फोरशैडोइंग, और उसके किसके करेक्टर बिहेवियर्स की, एंड प्लॉट आउटकम्स, और की भी प्लॉट क्या आने वाला है उसके लिए मतलब जो है ये एक अंदेशा मतलब लगा सकता है। इसके अलावा दिस कैन हाइटन आर रीडर्स इन्जॉयमेंट, और ये क्या है, ये हाइटन मतलब बढ़ा सकता है आर रीडर्स इन्जॉयमेंट, यानी एक पाठक के किसको, आनंद को, ऑफ अ लिटरेरी वर्क, एक लिटरेरी वर्क के प्रति, और एनहेंस द वर्क्स मीनिंग, और ये बढ़ा देता है क्या है, जो रचना लिखी हुई है उसके मीनिंग, उसके अर्थ को बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें अलग अर्थ हो जाता है, मतलब उसको रुचि के साथ पढ़ता है जो रीडर है, पाठक है। एंड हेल्प द रीडर मेक कनेक्शन विद अदर लिटरेचर एंड लिटरेरी थीम्स, और क्या करता है, हेल्प द रीडर मतलब पाठक क्या करता है, ये मदद करता है ये टेक्निक पाठक की, मेक कनेक्शंस वो कनेक्शन बनाता है, विद अदर लिटरेचर दूसरे साहित्य और लिटरेरी थीम्स, दूसरे साहित्य के साथ और दूसरी साहित्यिक जो विषय वस्तु है उनके साथ वो कनेक्शन बना लेता है, स्थापित कर लेता है। कैसे, क्योंकि ये जो इसमें आगे कहानी मतलब घटित होने वाली है जो हमें इंडिकेट किया गया, ऐसा कुछ कुछ उस मूवी में भी हुआ था, या ऐसा उस वर्क में भी हमने पढ़ा था, उसमें भी कुछ ऐसे हुआ था, अब इसमें ऐसा हो जाएगा भाई, क्योंकि हमें वहाँ भी ऐसा देखने को मिला था, तो अब इसमें भी ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए फोरशैडोइंग से क्या है, कनेक्शन बन जाता है, एक जो रीडर है, पाठक है, वो पिछले साहित्य जो उसने पढ़ा है, अगर हम मूवी देख रहे हैं, किसी मूवी को देख रहे हैं, तो आप मूवी में भी कहने लगते हैं भाई इसकी कुछ कुछ मूवी ऐसी है, इसमें कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, देखो उसमें ऐसा हुआ था, इसमें भी ऐसे ही होने वाला है, तो आपको अंदाजा लग जाता है, उसी को मतलब हम फोरशैडोइंग कहते हैं। इसके अलावा फोरशैडोइंग इज एन इफेक्टिव डिवाइस, ये क्या है, एक बहुत ही प्रभावपूर्ण विद्या है, फॉर नियरली एनी टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क, यानी और जितने भी साहित्यिक विद्या हैं उनके लिए मतलब ये एक बहुत ही इफेक्टिव डिवाइस है, बहुत ही प्रभावपूर्ण डिवाइस है, एंड मोस्ट फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग मीडिया, और ये एक बहुत ही एक अच्छा रूप है मतलब क्या करने का, स्टोरी को बताने का। और दिस इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आती है, देखो इसके अंदर फोरशैडोइंग के अंदर क्या क्या आ सकती हैं, पोइट्री भी आ सकती है, शॉर्ट फिक्शन आ सकता है, ड्रामा आ सकता है, नॉवेल्स आ सकता है, टेलीविजन आ सकता है, मूवीज आ सकता है, यानी हर जगह फोरशैडोइंग का इस्तेमाल कर लिया जाता है। और फोरशैडोइंग का इस्तेमाल तो देखो व्यवहारिक तौर पर हम देखें ना, तो हम क्या है अपने वैसे भी तो इस्तेमाल कर लेते हैं फोरशैडोइंग, मान लो हम इशारों में ही दूसरे को बता दें कि भाई अब ऐसा होने वाला है, या फिर मैं ऐसा करने वाला हूँ भाई, ठीक है, आप मान लो कोई फ्रेंड है, इशारे में कभी मैं इस दोस्त को परेशान करने वाला हूँ, आप उसे इशारों में बता देते ना, तो इसी प्रकार से वही फोरशैडोइंग कहलाता है। तो हर जगह इस्तेमाल होता है, आप अपने सामान्य तौर पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, खुद भी आप इशारा कर देते कि भाई इसको फ्रेंड को परेशान करना है, आप आपस में सलाह ला लेते कि भाई इसको टारगेट करेंगे हम, तुम जो परेशान करने का मामला इसको टारगेट करेंगे, तो इशारों में बता देते हैं, उसी को मतलब फोरशैडोइंग कहते हैं। आगे देखते हैं फोरशैडो क्या है, इंडिकेट्स द फ्यूचर थ्रू आ सीमलेस नैरेटिव हैपनिंग, मतलब वही बात है कि ये किसकी ओर इंगित करता है कि फ्यूचर में जो घटित होने वाली घटना है, नैरेटिव मतलब वर्णन इसका कैसा रहेगा, क्या घटित होगा, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। इसके अलावा फोरशैडोइंग जस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द स्टोरी, वही बात है फोरशैडोइंग की आगे मतलब क्या घटित होने वाला है इसके बारे में हमें पता चल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है जस्ट डिस्क्राइब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वही है, और वाइल फ्लैशबैक प्रेजेंट्स व्हाट हैज़ हैपन्ड इन द स्टोरी, ये देखो डिफरेंट कैसे फ्लैशबैक यानी फोरशैडोइंग, क्योंकि फ्लैशबैक में तो वो बताया जाता है, ये प्रस्तुत करता है कि व्हाट हैज़ हैपन्ड इन द स्टोरी, कि स्टोरी में क्या घटित हो गया है पहले ही, एंड हैज और इसलिए क्या है, एंड हैज जस्ट कम इनटू द माइंड ऑफ द नरेटर, कि मतलब क्या माइंड के दिमाग में आने वाला है। एज अ लिटरेरी डिवाइस के रूप में फोरशैडोइंग फंक्शंस एज अ मीन्स ऑफ फोकसिंग रीडर अटेंशन, और इसका ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि पाठक की रुचि बनी रहे, एक सस्पेंस क्रिएट किया जा सके। जब सस्पेंस क्रिएट होगा तो जो रीडर है या मूवी देखने वाला वो आगे तक देखता रहेगा, भाई इंडिकेट तो कर दिया, भाई इसमें देखेंगे भाई आगे क्या होगा, देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। एंड सेटिंग अप एंटिसिपेशन ऑफ अ नैरेटिव रिवेलेशन और प्लॉट ट्विस्ट,
मतलब प्लॉट ट्विस्ट के लिए वो क्या करता है, ऐसा ही मतलब इसी सेटिंग वो करता है ताकि मतलब जो पाठक है वो अंत तक बना रहे। तो ये मतलब होता है तुम्हारे फोर शेडिंग का। ठीक है, इतना ही जानना काफ़ी रहेगा फोर शेडिंग के बारे में। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मैं चाहूँगा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो ताकि वो भी मतलब जो है सीख सकें। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।